एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री बुक, दैट इज पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। सो दिस वीडियो इज पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के ओवरव्यू को देखा था, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ जाना था। साथ ही हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक यानी कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को भी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जापान एंड चाइना के फिजिकल फीचर्स, फूड प्रैक्टिसेस एंड इथेनिक ग्रुप्स के बारे में जाना था। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, देन फर्स्ट पार्ट को प्लीज जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमें इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करना है। इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक में हम लोग जापान के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको 9 सब टॉपिक्स मिलेंगे। इन 9 सब टॉपिक्स में हम लोग पूरे जापान के हिस्ट्री को कवर करेंगे, यानी कि जापान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, जापान में कैसे कैसे चेंजेस हुए थे, कैसा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जापान किस तरीके से मॉडर्न नेशन बना, यानी कि किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस था वो जापान में होता है, जापान में किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। ये सब कुछ हम लोग सेकेंड टॉपिक में जो 9 सब टॉपिक्स है उसमें कंप्लीट करेंगे। हमारे सेकेंड टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम। इस टॉपिक में हम लोग जापान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे। बट इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझने से पहले अगर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से जापान के पॉलिटिकल सिस्टम को एक पिक्चर के थ्रू समझाऊं, देन आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड इस टॉपिक में हम जो कुछ भी वर्ड्स या फिर जो कुछ भी टर्म पढ़ने वाले हैं, उन सारे टर्म्स को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 पिक्चर्स के हेल्प से जापान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, एंड उसके बाद हम इस पैरा को पढ़ेंगे। In this picture you can see the feudal society in Japan. Yes, जापान में भी फ्यूडल सिस्टम होता था, जिस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में द 3 ऑर्डर्स में यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे, जैसे कि फ्रांस एंड इंग्लैंड, उन सारे कंट्रीज में जिस तरीके से फ्यूडल सिस्टम होता था, सेम उसी तरीके से जापान में भी फ्यूडल सिस्टम होता था। एंड इस फ्यूडल सिस्टम में जो टॉप का जो पोजीशन है, उस पोजीशन में एम्पायर को प्लेस किया जाता था, सेकंड पोजीशन में शोगुन को प्लेस किया जाता था, थर्ड पोजीशन में डैमियो को प्लेस किया जाता था, फोर्थ पोजीशन में समुराई को प्लेस किया जाता था, एंड फिफ्थ पोजीशन में कॉमन पीपल को प्लेस किया जाता था, जैसे कि पीजेंट्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस। दिस इज एन अनदर पिक्चर ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन जापान। इस पिक्चर के थ्रू आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जापान में जो फ्यूडल सिस्टम था, यानी कि जिस जिस पोजीशन में जिन जिन व्यक्ति को प्लेस किया जाता था, उनका रियल काम क्या होता था। सबसे जो टॉप का जो पोजीशन है, उसमें एम्पायर यानी कि राजा को प्लेस किया जाता था। ही वॉज एट द टॉप ऑफ जापानीज सोसाइटी, यानी कि एम्पायर को जापान के सोसाइटी में, जापान के समाज में सबसे टॉप पोजीशन दिया जाता था, बट हैड लिटिल रियल पावर। जो एम्पायर होते थे, जो राजा होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ नाम के राजा होते थे। जो रियल पावर होता था वो उनके हाथ में नहीं होता था, यानी कि जापान का जो राजा होता था, जो एम्पायर होता था, वो जापान को कंट्रोल नहीं करता था। भले ही उसको टॉप पोजीशन दिया गया है, बट उसके हाथ में जो रियल पावर है, जो सत्ता है, वो नहीं होता था। जो सेकंड पोजीशन है वो है शोगुन। दे आर द एक्चुअल रूलर्स ऑफ जापान। बेसिकली जापान को जो लोग कंट्रोल करते थे, जो लोग रूल करते थे, वो लोग होते थे शोगुन। शोगुन बेसिकली एक टाइटल है, एक पोजीशन है, एंड इस पोजीशन में रहने वाले जो लोग होते थे, वही लोग एक्चुअल में पूरे कंट्री को गवर्न किया करते थे इन द नेम ऑफ द एम्पायर, यानी कि एम्पायर के नाम से। नाउ जो थर्ड पोजीशन है वो है डैमियो। दे वर द वेल्दी लैंड ओनर्स, यानी कि डैमियो वे लोग होते थे जो लोग बहुत ज्यादा वेल्दी होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत होता था, एंड ये लोग बहुत सारे लैंड्स को ओन करते थे। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं विद द लैंड ओनिंग नोबल्स। जिस तरीके से यूरोपियन सोसाइटी में जो नोबल्स होते थे, जो लॉर्ड्स होते थे, उनके पास बहुत सारे लैंड्स होते थे, उसी को आप कंपेयर कर सकते हैं विद द डैमियो। जो डैमियो होते थे, इनके पास भी बहुत सारे लैंड्स वगैरह होते थे, एंड ये लोग बहुत ज्यादा वेल्दी होते थे। नाउ जो फोर्थ पोजीशन में जिन लोगों को प्लेस किया गया था वो था समुराई। दे वेर जापान्स वॉरियर्स, यानी कि जो वॉरियर क्लास है, जो मिलिट्री क्लास है, एंड इस क्लास में रहने वाले जो लोग होते थे, उन लोगों को ही समुराई कहा जाता था। अगेन आप लोग समुराई को नाइट्स
के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो जिस तरीके से जो नाइट्स होते थे वे लोग एक स्पेशल मिलिट्री ग्रुप्स होते थे, सेम उसी तरीके से जो समुराई होते थे वे लोग भी जापान के वॉरियर क्लास होते थे। नाउ जो नेक्स्ट पोजीशन है उस पोजीशन में पीजेंट्स एंड आर्टिसंस को प्लेस किया गया। सो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास था, यानी कि जापान के जो ज़्यादातर लोग थे वो बेसिकली इसी क्लास में मौजूद थे, यानी कि ज़्यादातर लोग पीजेंट्स या फिर आर्टिसंस ही होते थे। एंड जो सबसे लास्ट का पोजीशन है उसमें मर्चेंट्स को प्लेस किया गया। सो द लोएस्ट क्लास बिकॉज दे प्रोड्यूस नथिंग ऑफ देयर ओन। सो मर्चेंट्स को सबसे लोएस्ट क्लास इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग अपने से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं की चीज़ों को ट्रेड करते हैं, उन्हीं की चीज़ों का व्यापार करते हैं। सो इसीलिए इनको सबसे लोएस्ट क्लास में प्लेस किया गया था। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जापान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। एक टाइम पीरियड के दौरान जापान में भी फ्यूडल सिस्टम था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सब टॉपिक, द पॉलिटिकल सिस्टम। सो शुरुआत में जापान को बेसिकली एक एम्पायर रूल किया करते थे, यानी कि जापान को एक राजा द्वारा रूल किया जाता था, एक एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था फ्रॉम क्योटो। सो क्योटो बेसिकली जापान का ही एक सिटी है एंड एक टाइम पीरियड के दौरान क्योटो जापान का कैपिटल हुआ करता था। सो जो भी जापान का एम्पायर बनता था, राजा बनता था, वो बेसिकली क्योटो से यानी कि जापान के कैपिटल से ही पूरे जापान के ऊपर रूल करता था, पूरे जापान को कंट्रोल करता था। बट बाय द 12th सेंचुरी, सो 12th सेंचुरी के बाद से एम्पायर के हाथ में जो पावर था कि वो पूरे कंट्री को कंट्रोल करता था, सो वो जो पावर था वो बेसिकली शोगुन्स के हाथ में आ गया। सो शोगुन्स कौन होते थे? सो शोगुन्स वर बेसिकली द चीफ मिलिट्री कमांडर्स और द मिलिट्री डिक्टेटर। सो शोगुन्स बेसिकली एक टाइटल होता था, एक पोजीशन होता था, एंड जो व्यक्ति इस पोजीशन को एक्वायर करता था, जो व्यक्ति इस टाइटल को एक्वायर करता था, वही व्यक्ति पूरे जापान को रूल करता था इन द नेम ऑफ द एम्पायर, यानी कि एम्पायर के नाम से वो पूरे राज्य को संभालता था, पूरे कंट्री को गवर्न किया करता था। सो 1603 से लेकर 1867 तक एक फैमिली हुआ करता था जिस फैमिली का नाम था टोकुगावा फैमिली। सो इस फैमिली के जो मेंबर्स थे वही लोग बेसिकली शोगुन के पोजीशन को एंजॉय करते थे। सो इससे हमें पता लगता है कि शोगुन का जो पोजीशन था वो हेरिडिटरी होता था, यानी कि एक ही फैमिली के जो लोग थे वही लोग इस पोजीशन को एंजॉय करते थे। सो टोकुगावा फैमिली ही वो फैमिली था जिन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान शोगुन के पोजीशन को एंजॉय किया था एंड इस टाइम पीरियड तक उन्होंने ही पूरे जापान को रूल किया था इन द नेम ऑफ द एम्पायर। सो उस टाइम पीरियड में पूरा जो जापानी जो कंट्री था उसको 250 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया था। सो डोमेन्स का मतलब होता है पार्ट्स या फिर आप कह सकते हैं स्टेट। सो पूरा जो जापान का कंट्री था वो 250 पार्ट्स में या फिर 250 स्टेट्स में डिवाइडेड था एंड हर एक पार्ट, हर एक स्टेट्स को लॉर्ड्स के द्वारा रूल किया जाता था एंड इन सारे लॉर्ड्स को ही डैम्यो कहा जाता था। सो डैम्यो कौन होते थे? सो दे वर बेसिकली द वेल्दी लैंड ओनर्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारा लैंड्स होते थे एंड लैंड्स को वो लोग कंट्रोल करते थे। जो लॉर्ड्स होते थे, जो वेल्दी लॉर्ड्स होते थे, उन्हीं लोगों को डैम्यो कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जो शोगुन है वो बेसिकली डोमिनेंट लॉर्ड्स के ऊपर अपने पावर को एक्सरसाइज करते थे। सो डोमिनेंट लॉर्ड्स बेसिकली डैम्यो को ही कहा गया है। सो जो शोगुन होते थे वो डोमिनेंट लॉर्ड्स के ऊपर अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करते थे, उन लोगों को कंट्रोल किया करते थे एंड इवन जो शोगुन होते थे वे लोग डोमिनेंट लॉर्ड्स को ये ऑर्डर भी देते थे कि आप जापान के कैपिटल ईडो में ही स्टे करें फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो ईडो बेसिकली प्रेजेंट डे टोक्यो को ही कहा गया है। सो जो शोगुन होते थे वो लोग बेसिकली डोमिनेंट लॉर्ड्स को ये ऑर्डर देते थे कि आप जापान के कैपिटल में ही रहो एंड यहीं से सब कुछ काम करो। सो आखिर शोगुन डोमिनेंट लॉर्ड्स को ये क्यों ऑर्डर देते थे कि आप जापान के कैपिटल में स्टे करो? सो ये इसीलिए ऑर्डर देते थे क्योंकि शोगुन को कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर डोमिनेंट लॉर्ड्स ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं देन ये कहीं ना कहीं शोगुन के पोजीशन को चैलेंज कर सकता है। सो इसी डर के कारण जो शोगुन होते थे वो डोमिनेंट लॉर्ड्स को ये ऑर्डर देते थे कि आप जापान के कैपिटल में ही रहो, क्योंकि शोगुन भी बेसिकली कैपिटल में ही रहता था। सो अगर डोमिनेंट लॉर्ड्स भी कैपिटल सिटी में ही रहे देन शोगुन बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि डोमिनेंट लॉर्ड्स क्या कर रहे हैं एंड क्या नहीं कर रहे हैं। सो अपने पोजीशन को सिक्योर रखने के लिए वो
वो लोग डोमिनेंट लॉर्ड्स के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जो शोगुन होते थे वो जापान के मेजर सिटीज को एंड माइंस को भी कंट्रोल किया करते थे, यानी कि जापान में जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज है एंड जो भी माइंस वगैरह है जहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, सो उन सारे प्लेसेस को भी शोगुन ही कंट्रोल किया करते थे। नाउ नेक्स्ट हमें समुराई के बारे में बता रखा है, यानी कि जापान में जो वॉरियर क्लास होता था, जो मिलिट्री क्लास होता था, उन्हीं लोगों को समुराई कहा जाता था। सो समुराई वेर द रूलिंग इलाइट, यानी कि जिस तरीके से शोगुन एंड डैम्यो रूलिंग इलाइट्स हुआ करते थे, यानी कि जापान को रूल करने वाला वर्ग हुआ करते थे, सेम उसी तरीके से जो समुराई होते थे वे लोग भी रूलिंग इलाइट होते थे एंड समुराई बेसिकली शोगुन्स को एंड डैम्यो को सर्व किया करते थे। सो विद दिस हमारा स्टार्टिंग का जो पैरा है वो कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। सो नेक्स्ट पैरा में बेसिकली हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो इन द लेट 16th सेंचुरी, सो 16th सेंचुरी का जब एंड हो रहा था, सो उस टाइम पीरियड में जापान में 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे जिसकी वजह से हमें जापान में कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो पहला जो चेंज था वो ये था दैट द पीजेंट्री वाज डिसआर्म्ड, यानी कि जो पीजेंट्री थे, जो पीजेंट क्लास थे, जो किसान वाला वर्ग था, सो उन लोगों को डिसआर्म किया गया, यानी कि उन लोगों से उनके वेपन्स को लिए गए। उन लोगों के पास जो कुछ भी वेपन्स वगैरह थे उन सारे वेपन्स को उन लोगों से छीन लिए गए एंड ओनली द समुराई कुड कैरी स्वर्ड्स, एंड सिर्फ और सिर्फ समुराई को ही अलाउ किया गया, समुराई को ही ये परमिशन दिया गया कि आप अपने साथ वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, आप अपने साथ तलवार वगैरह रख सकते हैं। सो आखिर जो गवर्नमेंट था उन्होंने पीजेंट्री से, यानी कि पीजेंट से उनके वेपन्स को क्यों छीन लिया? सो इसका रीजन ये था ताकि जो जापान है वहाँ पे पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। सो एंडिंग द फ्रीक्वेंट वॉर्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, सो प्रीवियस का जो सेंचुरीज था उन सारे टाइम पीरियड में बेसिकली जापान में बहुत ज़्यादा वार्स वगैरह होते थे। सो वार्स को कम करने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया। सो अगर मान लीजिए 2 ग्रुप है, सो फर्स्ट ग्रुप के पास कोई भी वेपन्स नहीं है एंड सेकेंड ग्रुप्स के पास ही वेपन्स है, देन दोनों ही ग्रुप्स में वार का जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास वेपन्स है एंड दूसरे के पास वेपन्स नहीं है, देन जो दूसरा व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा कि मेरे पास वेपन्स नहीं है एंड पॉसिबिलिटी है कि मैं हार जाऊंगा, सो इससे अच्छा मैं वार करता ही नहीं हूँ। सो इसी चीज को देखते हुए जो पीजेंट्री थे उनसे उनके वेपन्स को छीन लिया गया ताकि सिर्फ और सिर्फ जो समुराई है उनके पास ही वेपन्स रहे एंड कोई भी व्यक्ति समुराई के साथ वार ना करे। सो यही सोच के पीजेंट्री से उनके वेपन्स को ले लिया गया। सो ये था पहला चेंज। दूसरा चेंज ये था कि जो डैम्यो थे उन लोगों को ये ऑर्डर दिया गया कि आप अपने अपने डोमेन कैपिटल में ही रहो, यानी कि अपना अपना जो एरिया है, जो स्टेट है एंड उस स्टेट का जो कैपिटल है उन्हीं सारी कैपिटल्स में आप रहो एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दिया जाएगा अपने डोमेन्स को, यानी कि अपने स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। एंड जो तीसरा चेंज था वो ये था कि पूरे जापान में लैंड सर्वेस किए गए। सो लैंड सर्वेस के थ्रू पूरा जो जापान, जो एरिया था, जो लैंड था, उसका जो रियल ओनर था, जो टैक्स पेयर था, उसको आइडेंटिफाई किया गया। यानी कि मान लीजिए जापान में कोई भी एक फालतू सा एरिया है एंड उसका जो रियल ओनर है इसके बारे में नहीं पता है किसी को। सो इस सर्वे के दौरान हर एक पर्टिकुलर लैंड का जो रियल ओनर था उसको आइडेंटिफाई किया गया एंड उन सारे ओनर्स के ऊपर टैक्स को इम्पोज किया गया और साथ ही साथ हर एक लैंड के प्रोडक्टिविटी को ग्रेड किया गया। यानी कि कोई भी अगर जमीन है, जो लैंड है, जो खेत है, उसका प्रोडक्टिविटी कितना है, यानी कि उस पर्टिकुलर लैंड में कितनी ज्यादा फर्टिलिटी है, उस पर्टिकुलर लैंड में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। सो इस हिसाब से हर एक लैंड को रैंक दिया गया, हर एक लैंड को ग्रेड दिया गया एंड उसी के हिसाब से जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, उसको भी इम्पोज किया गया। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि लेट 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हुए थे। सो विद दिस हमारा ये पैरा भी कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। सो नेक्स्ट पैरा में हम जापान के कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बाय द मिड 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी के मिडिल के टाइम पीरियड के दौरान जापान ना सिर्फ वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री था जिस कंट्री में जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है पूरा वर्ल्ड में, यानी कि ईडो की बात की गई है। सो ईडो बेसिकली मॉडर्न डे का टोक्यो को ही कहा गया है। सो टोक्यो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। सो वर्ल्ड का जो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है वो जापान में एग्जिस्ट करता है। सो जापान ना सिर्फ एक ऐसा कंट्री था जिस कंट्री में वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड सिटी एग्जिस्ट करता
है, बट इसके अलावा जापान में दूसरे और 2 लार्जर सिटीज भी एग्जिस्ट करते थे। वो था ओसाका एंड क्योटो। यानी कि ईडो के अलावा ओसाका एंड क्योटो भी 2 इंपॉर्टेंट सिटीज थे एंड ये 2 इंपॉर्टेंट सिटीज भी जापान में ही एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा एटलीस्ट हाफ और डजन ऑफ कासल टाउन्स। सो कासल टाउन्स बेसिकली ऐसे टाउन्स को कहा जाता है जो कि कासल से सराउंडेड है, यानी कि किलो से ही सराउंडेड है, घेरा हुआ है। सो जापान में हाफ अ डजन यानी कि करीब 6 कासल टाउन्स होते थे एंड इन सारे कासल टाउन्स का जो पॉपुलेशन होता था वो करीब 50,000 से भी ज्यादा होता था। सो इन सारे टाउन्स एंड सिटीज की ग्रोथ की वजह से जापान में कमर्शियल इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम भी क्रिएट किया जाता है जापान में। अ पर्सन मैरिड बिगिन टू बी मोर वैल्यूड देन हिज स्टेटस। यानी कि जापान में किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के गुण को ज्यादा वैल्यू किया जाता है एज कंपेयर टू हिज स्टेटस और पोजीशन। यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, सो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के स्टेटस या फिर पोजीशन को नहीं देखा जाता है, बल्कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के गुणों को देखा जाता है, क्वालिटीज को देखा जाता है कि वो कितना ज्यादा कैपेबल है, कितना ज्यादा एबिलिटी है उसके पास, एंड इसी के हिसाब से किसी भी पर्सन को वैल्यू दिया जाता है। सो जापान में रहने वाले जो लोग होते थे वो लोग रीडिंग के बड़े शौकीन होते थे। यानी कि जापान में रहने वाले लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, वो लोग रीडिंग को एंजॉय करते थे एंड इसी वजह से जापान में जो गिफ्टेड राइटर्स होते थे, यानी कि ऐसे राइटर्स जिनको गॉड गिफ्टेड राइटिंग का स्किल मिला है, सो जो राइटर्स होते थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग के थ्रू ही अपने लिविंग को अर्न करते थे। यानी कि उनका जो भी लाइवलीहुड होता था, जो भी उन लोगों का खर्चा वगैरह होता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग्स के थ्रू ही वो लोग अर्न करते थे। यानी कि वो लोग बुक्स वगैरह लिखते थे एंड उसको बेच कर ही वो लोग अपने लाइवलीहुड को ऑब्टेन करते थे, अर्न किया करते थे। सो इन ईडो people could rent a book for the price of a bowl of noodles। यानी कि जो ईडो शहर है, जो प्रेजेंट डे का टोक्यो शहर है, सो उस शहर में जो लोग होते थे वो लोग इवन बुक को रेंट पे भी लेते थे एंड बुक को रेंट पे लेने का जो पेमेंट होता था वो बेसिकली एक कटोरी नूडल के प्राइस के बराबर होता था। सो इससे हमें पता चलता है कि जापान में रीडिंग कितना ज़्यादा पॉपुलर था, जापान के लोगों को पढ़ना कितना ज़्यादा पसंद था। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जापान को एक रिच कंट्री कंसिडर किया जाता था। आज के टाइम पीरियड में भी जापान एक बहुत ही रिच कंट्री है एंड उस टाइम पीरियड में भी जापान को एक रिच कंट्री कंसिडर किया जाता था। क्यों कंसिडर किया जाता था? क्योंकि जापान बेसिकली लग्जरी गुड्स को अपने कंट्री में इंपोर्ट किया करते थे। सो जापान बेसिकली चाइना से सिल्क को इंपोर्ट किया करते थे एंड इंडिया से टेक्सटाइल को इंपोर्ट किया करते थे। सो इन सारे इंपोर्ट गुड्स के बदले में जापान के जो लोग होते थे वो लोग बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर में ही पेमेंट किया करते थे। सो गोल्ड एंड सिल्वर में पेमेंट करने की वजह से जापान का जो इकोनॉमी था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। यानी कि जो जापान का इकोनॉमी था वो धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगा। सो इसी वजह से जो टोकुगावा फैमिली था, यानी कि जो शोगुन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेशियस मेटल के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कि जापान के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री का प्रेशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि दूसरे देशों में नहीं भेजेंगे। सो इसीलिए उन्होंने इस चीज के ऊपर रोक लगा दिया। सो दे ऑल्सो टुक स्टेप्स टू डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजिन इन क्योटो सो एज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स। एंड साथ ही साथ जो टोकुगावा फैमिली था, जो शोगुन था, उन्होंने अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। सो उन्होंने बेसिकली निशिजिन में, जो कि क्योटो में है, वहां पे सिल्क इंडस्ट्री को डेवलप किया ताकि सिल्क का जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो सके और अपने कंट्री में ही सिल्क का प्रोडक्शन हो। एंड इवन निशिजिन में जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, जो सिल्क बनता है, वो इवन वर्ल्ड का बेस्ट नोन सिल्क माना जाता है। यानी कि जो क्वालिटी होता है निशिजिन का सिल्क का वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है एंड इवन वो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है। नाउ अगर हम कुछ अदर डेवलपमेंट्स की बात करें जापान में, सो जापान में मनी का जो यूज था वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा एंड साथ ही साथ जापान में राइस के लिए एक स्टॉक मार्केट का भी क्रिएशन हुआ। सो इन सारी चीजों से हम देख सकते हैं कि जापान का जो इकोनॉमी था वो कैसे अलग अलग तरीकों से बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो रहा था। ना नेक्स्ट बता रखा है दैट द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस इंक्लूड द स्टडी ऑफ एंशिएंट जापानीज लिटरेचर। यानी कि अगर हम कुछ सोशल या फिर इंटेलेक्चुअल चेंजेस की बात करें, सो जापान में रहने वाले जो लोग होते थे वो जापान का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो लिटरेचर है, यानी कि जापान का जो इतिहास है, उसको भी पढ़ना चाहते थे। उन सारी चीजों को भी वो लोग पढ़ते थे। एंड साथ ही साथ जापान में एक मिथ है, यानी कि एक कल्पना है कि जापान का जो आइलैंड है वो बेसिकली
गॉड के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। एंड जो जापान का एम्पायर होता है उसको सन गॉडेसेस के डिसेंडेंट माना जाता है, यानी कि जो सूर्य देवी है। सो हम लोग बेसिकली सूर्य को देवता मानते हैं, बट जापान में सूर्य को देवी माना जाता है। सो जो सूर्य देवी है उन्हीं का डिसेंडेंट होता है जापान का एम्पायर, यानी कि जापान का जो राजा होता है उसको डिवाइन माना जाता है, उसको कहीं ना कहीं एक रिलीजन फिगर माना जाता है। सो इसीलिए जापान के जो लोग होते थे वो अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा पूजते थे, उनका सम्मान करते थे, एंड उनसे काम कोई भी नहीं करवाया जाता था। यानी कि जो एम्पायर होते थे वो जापान का कोई भी डिसीजन वगैरह भी नहीं लेता था, वो इंपॉर्टेंट होता था, उसको टॉप पोजीशन में रखा जाता था। बट जो जापान का जो गवर्नेंस होता था, जो कामकाज होता था, वो बेसिकली शोगुन्स के द्वारा ही करवाया जाता था, क्योंकि जो जापान के लोग होते थे वो कहीं ना कहीं एम्पायर को एक डिवाइन ओरिजिन मानते थे एंड डिवाइन की तरह ही ट्रीट करते थे। सो विद दिस हमारा जो पहला सब टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द मेजी रिस्टोरेशन। सो इस टॉपिक में हम जापान के चेंजेस के बारे में जानेंगे, यानी कि जापान के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जापान का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली हमने पहला जो हमारा टॉपिक था, यानी कि जो फर्स्ट सब टॉपिक था द पॉलिटिकल सिस्टम, सो उस टॉपिक में हमने जाना कि जापान में जो पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी कि जापान में जो गवर्नमेंट था वो बेसिकली शोगुन के द्वारा ही गवर्न किया जाता था, पूरे के पूरे जापान को शोगुन के द्वारा ही रूल किया जाता था। बट वो जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम था वो अगेन ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि वो अगेन चेंज होगा एंड दोबारा से जापान का जो एम्पायर है वही जापान को कंट्रोल करने लगेगा। सो इसीलिए टॉपिक का नाम है द मेजी रिस्टोरेशन। सो मेजी बेसिकली एक एम्पायर का नाम है, जापान का एक एम्पायर था, उन्हीं का नाम मेजी था। सो मेजी को किस तरीके से रिस्टोर किया जाएगा, यानी कि पुनः स्थापित किया जाएगा, यानी कि एम्पायर को कैसे पुनः स्थापित किया जाएगा। सो इसीलिए टॉपिक का नाम है द मेजी रिस्टोरेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो सबसे पहले जानते हैं कि मेजी कौन थे। सो ही वॉज बेसिकली एन एम्पायर ऑफ जापान फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1867 टू 1912। सो इस टाइम पीरियड के दौरान जापान का जो एम्पायर था, जो राजा था, उन्हीं का नाम था मेजी। सो ड्यूरिंग हुज रेन Japan was dramatically transformed from a feudal country into one of the great power of the modern world। यानी कि मेजी जो एम्पायर थे उन्हीं के रूलिंग टाइम पीरियड में जापान में हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। सो जापान ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम द फ्यूडल कंट्री। सो बेसिकली जापान एक फ्यूडल कंट्री था जिसमें शोगुन थे, डाइमो थे, एंड कैसे जापान में अलग अलग कैटेगरीज के लोग रहते थे। सो ये जो फ्यूडल सिस्टम था कंट्री में वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा एंड जापान कैसे जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक ग्रेट पावर बन जाएगा। सो बेसिकली एम्पायर मेजी के टाइम पीरियड में ही जापान में काफ़ी चेंजेस आएंगे एंड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। सो ये था इस टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम टॉपिक को पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमें बता रखा है अबाउट द चेंजेस इन जापान, यानी कि जापान में क्या क्या चेंजेस हुए थे। सो इंटरनल डिसकंटेंट कोइंसिडेंट विद डिमांड्स फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी कि जापान में हमें इंटरनल डिसकंटेंट देखने को मिला, यानी कि जापान के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थे विद द रूल ऑफ द शोगुन। सो बेसिकली टोकुगावा फैमिली के जो मेंबर्स थे जो कि शोगुन के पोजीशन में थे, सो वो लोग जिस तरीके से जापान में रूल कर रहे थे, सो उनका जो रूल करने का तरीका था उससे जापान के जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि नाखुश थे। सो जापान में हमें इंटरनल डिसकंटेंट या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा था। एंड इंटरनल डिसकंटेंट के साथ साथ जापान में ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन का भी डिमांड देखने को मिला, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज थे, सो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो डिमांड कर रहे थे जापान के गवर्नमेंट से कि आप ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज करें बाकी देशों के साथ। सो जब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे, सो उस टाइम में हमने ये देखा था कि जापान एक ऐसा कंट्री था जो बेसिकली अपने आप को आइसोलेट करके रखता था, यानी कि वो दूसरे कंट्रीज के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन स्टेबलाइज नहीं करता था, ट्रेड या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज नहीं करता था। बट अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो जापान को डिमांड कर रही है, उसके ऊपर फोर्स कर रही है कि आप जो ट्रेड रिलेशन है दूसरे देशों के साथ उसको स्टेबलाइज करो और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि राजनीतिक संबंध बनाओ दूसरे देशों के साथ। सो 1853 में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
एक कमोडोर यानी कि एक ऑफिशियल को जापान भेजता है जिनका नाम था मैथ्यू पेरी। सो मैथ्यू पेरी जापान जाते हैं to demand that the government sign a treaty that would permit trade and open diplomatic relation। So basically मैथ्यू पेरी जब जापान पहुंचते हैं वो जापान के गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि आप एक ट्रीटी साइन करो, यानी कि आप यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन करो एंड उस ट्रीटी या फिर आप कह सकते हैं कि उस एग्रीमेंट के थ्रू जो जापान है वो यूएसए के साथ ट्रेड करेगा एंड जापान यूएसए के लिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को ओपन करेगा, यानी कि जापान यूएसए के साथ ट्रेड भी करेगा और साथ ही साथ यूएसए के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी स्टेबलाइज करेगा। सो मैथ्यू पेरी से ही कहा गया कि आप जापान जाओ एंड जापान के गवर्नमेंट यानी कि जापान को रूल करने वाले जो टोकुगावा फैमिली के मेंबर्स थे, जो शोगुन थे, उनसे ये सब बातें करो एंड उनसे कहो कि ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है, इस पे आप साइन कर दो, जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर सकेंगे और साथ ही साथ हमारा एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ अब हम रीजंस के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से यूएसए जापान के साथ ट्रेड रिलेशन को स्टेबलाइज करना चाहता था और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टेबलाइज करना चाहता था। सो द फर्स्ट रीजन इज जापान ले ऑन द रोड टू चाइना विच द यूएसए सो एज अ मेजर मार्केट। यानी कि अगर आप मैप में देखोगे एंड अगर आपको यूएसए से चाइना जाना हो थ्रू द सी रोड, देन आप बेसिकली पैसिफिक ओशियन से होते हुए ही जाओगे। सो यूएसए एंड चाइना के बीच में जो सी रोड है उसके बीच में जापान ले करता है। सो यूएसए को लगा कि जापान एक बहुत ही मेजर मार्केट है एंड इवन आपने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ये भी जाना कि वर्ल्ड का जो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है वो भी जापान में ही एग्जिस्ट करता है, टोक्यो। सो यूएसए को लगा कि जापान भी एक मेजर मार्केट है, जापान का पॉपुलेशन भी अच्छा है, सो हम अपने प्रोडक्ट को जापान में भी सेल कर सकते हैं। सो इसी रीजन की वजह से जो यूएसए है वो जापान के गवर्नमेंट से एक ट्रीटी साइन करने के लिए कहता है कि आप हमसे ट्रेड रिलेशन स्टेबलाइज करो और डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज करो। सो ये था पहला रीजन। सेकंड रीजन इज देयर व्हेलिंग शिप्स इन द पैसिफिक नीडेड अ प्लेस टू रिफ्यूल। यानी कि जब आप यूएसए से चाइना ट्रेवल करके जा रहे हो थ्रू द पैसिफिक ओशियन, सो उस टाइम में यूएसए का जो शिप है उसको रिफ्यूल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस भी चाहिए था। सो पूरा जो ओशियन है, पूरे ओशियन में जापान ही जो पहला आपको आइलैंड देखने को मिलेगा अगर आप एशिया में आओगे। सो इसीलिए जो यूएसए के जो भी ट्रेडर्स या फिर जो मर्चेंट्स थे उन्हें लग रहा था कि अगर हम जापान में अपना ट्रेड रिलेशन या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टेबलाइज करते हैं, देन हमारा जो शिप है, जो ह्यूज बड़ा बड़ा जो शिप है, उसको हम लोग जापान में रिफ्यूल भी कर सकते हैं। एंड जो थर्ड रीजन था वो ये था दैट एट दैट टाइम देयर वाज ओनली वन वेस्टर्न कंट्री दैट ट्रेडेड विद जापान, दैट इज होलैंड। सो उस टाइम पीरियड के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जो कि जापान के साथ ट्रेड करता था एंड वो था होलैंड। सो यूएसए को लगा कि जापान को दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करना चाहिए। सो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से यूएसए एक ऑफिसर को सेंड करता है जापान में टू साइन अ ट्रीटी, ताकि उस ट्रीटी को साइन करके ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज हो सके विद द यूएसए या फिर विद द डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज। सो विद दिस हमने रीजन को भी जान लिया। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पेरीज अराइवल। यानी कि जब जो मैथ्यू पेरी थे वो जापान पहुंचते हैं, देन उनके अराइवल से जापान में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो पेरी का जो अराइवल था, यानी कि जब मैथ्यू पेरी जापान पहुंचते हैं एंड वो डिमांड जो रखते हैं जापान के गवर्नमेंट में, सो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है जापानीज पॉलिटिक्स में। सो बेसिकली जापान के जो एम्पायर थे, जो राजा थे, जिनके पास बहुत ही कम पॉलिटिकल पावर रहता था, सो उनको दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट फिगर के रूप में री इमर्ज किया गया। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि जो मेजी रिस्टोरेशन है उसका मतलब बेसिकली यही है कि जो एम्पायर है उनको दोबारा से रीस्टोर किया गया, उनको दोबारा से री इमर्ज किया गया एज द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ जापान। एंड अगेन जो एम्पायर है वही पूरे जापान को कंट्रोल करेंगे। एंड 1868 में एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट होता है जापान में, एंड उस मूवमेंट के थ्रू जो शोगुन के पास जो पावर था उसको फोर्सफुली रिमूव कर दिया जाता है एंड दोबारा से जो एम्पायर है उनको एडो बुलाया जाता है। यानी कि एडो जो कि जापान का कैपिटल था, सो एम्पायर को एडो लाया जाता है एंड एडो से यानी कि जापान के कैपिटल से एम्पायर पूरे जापान को कंट्रोल करता है। सो दिस वाज मेड द कैपिटल एंड रीनेम टोक्यो व्हिच मींस ईस्टर्न कैपिटल। सो इसी टाइम पीरियड के दौरान ईडो जो शहर था उसको जापान का कैपिटल बनाया गया और साथ ही साथ ईडो शहर को रीनेम किया गया, यानी कि उसको दूसरा नाम दिया गया जिसका नाम था टोक्यो। सो टोक्यो
का अगर आप रियल मीनिंग देखेंगे देन उसका मतलब होता है ईस्टर्न कैपिटल। सो बेसिकली ईडो का जो नाम था वो चेंज करके टोक्यो रख दिया गया। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द रिएक्शन ऑफ पीपल, यानी कि जब यूएसए एंड जो जापान है उसके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज होता है, ट्रेड रिलेशन स्टेबलाइज होता है, जब जापान अपना जो दरवाजा था वो दूसरी कंट्रीज के लिए खोल लेता है, अपना जो आइसोलेशन का जो पॉलिसी था उसको हटा देता है, देन इसको देख के जापान में रहने वाले जो दूसरे दूसरे लोग थे, अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था। सो जापान में रहने वाले जितने भी ऑफिशियल्स थे, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे एंड जापान में रहने वाले जो कॉमन पीपल थे, वो लोग कहीं ना कहीं अवेयर थे अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज वेर बिल्डिंग कॉलोनियल एम्पायर्स इन इंडिया एंड एल्सवेयर। यानी कि जो ऑफिशियल्स एंड जो कॉमन पीपल थे उनको ये नॉलेज था, उनको ये पता था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो किस तरीके से इंडिया जैसे देशों में अपना कॉलोनियल पावर को या फिर कॉलोनियल एम्पायर को बिल्डअप कर रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। सो जापान के लोगों को ये पता था कि बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो ट्रेड के बहाना से एशियन कंट्रीज में आ रही है एंड धीरे धीरे किस तरीके से वो उस कंट्री के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल जमा रही है। सो न्यूज ऑफ चाइना बीइंग डिफीटेड बाय द ब्रिटिश वाज फ्लोइंग इन एंड दिस वाज इवन डिपिक्टेड इन पॉपुलर प्लेस सो दैट देयर वाज अ रियल फियर दैट जापान माइट बी मेड अ कॉलोनी। एंड इवन जो न्यूज़ था कि जो चाइना है वो भी ब्रिटिश के द्वारा डिफीट हो गया है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने चाइना को भी डिफीट कर दिया है, चाइना को अपना कॉलोनी बना लिया है। सो ये जो न्यूज़ था वो भी बहुत ही तेज़ी से फ्लो कर रहा था, यानी कि तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था एंड इवन इस न्यूज़ को पॉपुलर प्लेस में भी डिपिक्ट किया गया। सो जापान में रहने वाले जो ऑफिशियल्स थे, जो कॉमन पीपल थे, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी उनका जो मकसद था उसके बारे में पता था। सो इसीलिए जो कॉमन पीपल थे, जो ऑफिशियल्स थे, उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं जापान भी वेस्टर्न कंट्रीज का कॉलोनी ना बन जाए, यूरोपियन कंट्रीज का कॉलोनी ना बन जाए एंड जापान के पास जो फ्रीडम है कहीं वो फ्रीडम ना चला जाए। नाउ नेक्स्ट अगर हम कुछ स्कॉलर्स या फिर लीडर्स की बात करें, सो उनका मानना ये था कि जो यूरोप का जो न्यू आइडियाज़ है, जो यूरोपियन पीपल का जो मॉडर्न आइडियाज़ है, उन सारे आइडियाज़ से हमें कुछ सीखना चाहिए, उन सारे आइडियाज़ को हमें अडॉप्ट करना चाहिए एंड जिस तरीके से जो चाइनीज़ है जो कि यूरोपियन आइडियाज़ को या फिर जो मॉडर्न आइडियाज़ है उसको इग्नोर कर रहा है, उस चीज़ को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। सो स्कॉलर्स का एंड लीडर्स का ये मानना था कि हमें धीरे धीरे मॉडर्नाइज होना पड़ेगा एंड हमें भी वेस्टर्न कल्चर को एंड जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो मॉडर्न आइडियाज़ है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। नाउ अगर हम कुछ और पर्सन की बात करें ऑफ जापान, सो कुछ और लोगों का ये मानना था कि हमें यूरोपियंस को जापान से दूर ही रखना चाहिए, बाहर ही रखना चाहिए, बट यूरोपियन जिस न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ऑफर कर रहे हैं उन सारे टेक्नोलॉजीज़ को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यानी कि यूरोपियन कल्चर, यूरोप में जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो न्यू आइडियाज़ है, उन सारी चीज़ों को तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, बट यूरोपियंस को हमें जापान के अंदर नहीं रहने देना चाहिए या फिर घुसने देना नहीं चाहिए। एंड सम आर्ग्यूड फॉर अ ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड, यानी कि कुछ और लोगों का ये मानना था कि जो जापान है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन करे, यानी कि अचानक से एक ही बार में सारा जो रिलेशन है, जो ट्रेड या फिर जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो हर एक कंट्री के साथ स्टेबलाइज ना करे, बल्कि बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे अपना जो आइसोलेशन का जो पॉलिसी है उसको छोड़े एंड बहुत ही लिमिटेड वे में वो अपना जो दरवाज़ा है उसको ओपन करे फॉर द आउटर वर्ल्ड। यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही वो लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंगेज हो, जितना ज़रूरत है उतना ही वो लोग फॉरेन ट्रेड वगैरह करे या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज करे। सो आई होप कि आपको ये पैरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जापान में अलग अलग कैटेगरीज में रहने वाले लोगों का कैसा रिएक्शन था जब जापान अपने आइसोलेशन की जो पॉलिसी था उसको हटा रहे थे एंड जब जापान दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन या फिर आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टेबलाइज कर रहा था। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द न्यू चेंजेस इन जापान। अब हम देखेंगे कि जापान में क्या क्या नए चेंजेस आते हैं जब जापान अपने जो आइसोलेशन का जो पॉलिसी था उसको हटा देते हैं एंड जब जापान दूसरे कंट्रीज के साथ इंगेज होते हैं, देन जापान में और क्या क्या डेवलपमेंट्स होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पॉलिसी विद द स्लोगन ऑफ फुकोकू कयोही व्हिच मींस रिच कंट्री एंड स्ट्रांग आर्मी। सो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बात की जा रही है वो एक न्यू गवर्नमेंट की बात की जा रही है, जिस गवर्नमेंट में जो हेड है वो बेसिकली एम्पायर है, यानी कि एम्पायर के द्वारा ही पूरा जो गवर्नमेंट है, पूरा जो सरकार है वो
चलाया जा रहा है, पूरा जो कंट्री है वो बेसिकली एम्पायर के द्वारा ही रूल किया जा रहा है, ना कि शोगुन के द्वारा। सो ये जो न्यू गवर्नमेंट था जापान में, वो एक पॉलिसी को लॉन्च करता है एंड उस पॉलिसी का जो स्लोगन था वो था फुकोकू कयोही, जिसका मतलब होता है रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। सो बेसिकली जापान में जो न्यू गवर्नमेंट था, जो एम्पायर था, जो न्यू एम्पायर था, जो मेजी थे, वो बेसिकली इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए थे कि अगर हमें अपने कंट्री को बचाए रखना है, अगर हमें अपने कंट्री को दूसरे कंट्रीज के द्वारा कॉलोनाइज नहीं करवाना है, अगर हमें अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक रखना है, फ्री रखना है, देन बेसिकली हमें इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने कंट्री को रिच बनाना पड़ेगा और हमें अपने कंट्री में जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सो दे रियलाइज दैट दे नीडेड टू डेवलप देयर इकोनॉमी एंड बिल्ड अ स्ट्रांग आर्मी, अदरवाइज दे कुड फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग सब्जुकेटेड लाइक इंडिया। सो जापान में जो न्यू गवर्नमेंट था, जो सरकार था, जो एम्पायर था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को जान लिया था, रियलाइज कर लिया था कि अगर हमें अपने कंट्री को बचाए रखना है, देन हमें अपने इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने कंट्री को रिच बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपने आर्मी को, अपने मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना है। नहीं तो हम भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे जो कि इंडिया जैसे देश कर रहा था। सो जिस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया, जिस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को सब्जुक्यूट कर लिया, यानी कि इंडिया के ऊपर अपना फुल कंट्रोल रखा, सो सेम उसी तरीके से दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी, यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे कंट्री को भी ऐसे सब्जुक्यूट कर सकता है। सो अगर हमें अपने कंट्री को बचाए रखना है, देन हमें अपने इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा और हमें अपने आर्मी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सो टू डू दिस दे नीडेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनहुड अमंग द पीपल एंड टू ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन। एंड अगर हमें अपने कंट्री को स्ट्रांग बनाना है, अगर हमें अपने कंट्री को रिच बनाना है, आर्मी को स्ट्रांग बनाना है, देन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने कंट्री में एक नेशनहुड के फीलिंग को क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली नेशनहुड का मतलब क्या होता है? सो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का जो फीलिंग होता है, राष्ट्रीयता का जो फीलिंग होता है, उसी को नेशनहुड कहा जाता है। सो अगर हम जापान के लोगों में नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको भर दे, नेशनलिज्म का जो सेंस है उसको क्रिएट कर दे, देन जापान के जो लोग होंगे वो अपने कंट्री के प्रति लॉयल रहेंगे एंड जापान में रहने वाले जो सब्जेक्ट्स है, जो प्रजा है, अब उन्हें हमें सिटीजन्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि अब जापान में रहने वाले लोगों को हमें सिटीजनशिप का अधिकार देना पड़ेगा, हमें जापान के नागरिक के रूप में उन लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें कुछ सिटीजन होने का अधिकार भी उन्हें देना पड़ेगा, कुछ सिटीजन का राइट भी उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो यही बस दो तरीका था, एक नेशनहुड का फीलिंग एंड दूसरा सिटीजन होने का राइट, सिटीजन होने का कुछ एडवांटेज। सो ये दो तरीका है जिसके थ्रू जापान में रहने वाले जो लोग हैं वो गवर्नमेंट का हेल्प करेगा कि वो जापान की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए, जापान कंट्री को रिच बनाए और आर्मी को स्ट्रांग बनाए। सो विद दिस हमारा ये पैरा कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो इसमें हम बेसिकली और सारी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जापान में और क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो एट द सेम टाइम, यानी कि उसी टाइम पीरियड के दौरान जापान में जो न्यू गवर्नमेंट था, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट में जो एम्पायर है वो हेड है। सो जापान में जो न्यू गवर्नमेंट था वो वर्क कर रहा था टू बिल्ड व्हाट दे कॉल द एम्पायर सिस्टम, यानी कि जापान में एक नए एम्पायर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए न्यू गवर्नमेंट वर्क कर रहा था उस टाइम पीरियड के दौरान। सो द जापानीज स्कॉलर यूज दिस टर्म एज द एम्पायर वाज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम along with the bureaucracy and the military that exercise power। सो जापान के जो स्कॉलर्स है वे लोग बेसिकली एम्पायर सिस्टम इस टर्म को यूज करते हैं क्योंकि अब जो एम्पायर है, अब जो राजा है, वो भी इस सिस्टम का पार्ट है along with the bureaucracy and military। सो जिस तरीके से जापान का जो ब्यूरोक्रेसी था, जो मिलिट्री था, जिस तरीके से वो इस सिस्टम के पार्ट थे एंड जिस तरीके से ये लोग पावर को एक्सरसाइज करते थे, इनके पास पावर था, सेम उसी तरीके से अब एम्पायर के पास भी बहुत सारे पावर्स होने लगे एंड एम्पायर भी अब इस सिस्टम का एक पार्ट बन गया। सो इसीलिए इस सिस्टम को एम्पायर सिस्टम कहा गया। सो जापान के जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जापान के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनको यूरोपियन कंट्रीज में भेजा गया ताकि वो लोग यूरोपियन मोनार्कीज को स्टडी कर सके, यानी कि यूरोप में जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको स्टडी कर सके एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपने नेशन यानी कि जापान के मॉडल को प्लान कर सके कि जापान में किस तरीके से मोनार्कियल सिस्टम को हमें स्टेबलाइज करना चाहिए। एंड साथ ही साथ जापान का जो एम्पायर होता था, जो राजा होता था, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा आदर दिया जाता था,
सम्मान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका जो देवता है, उनका जो देवी है सन गॉडेसेस, सो बेसिकली एम्पेरर को सन गॉडेसेस का ही एक डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता था। सो इसीलिए जापान के एम्पेरर को बहुत ही रिस्पेक्ट के थ्रू, बहुत ही सम्मान के थ्रू ट्रीट किया जाता था। एंड इवन एम्पेरर को वेस्टर्नाइजेशन का लीडर भी माना जाता था। यानी कि जापान में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जो मॉडर्न आइडियाज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो जापान है वो जिस तरीके से मॉडर्न बन रहा है, सो ये सारे जो प्रोसेस हो रहा था, सो इस सारे प्रोसेस में जो लीडर था वो बेसिकली जापान का एम्पेरर था। सो इसीलिए एम्पेरर को लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन भी कहा जाने लगा। एंड जापान के एम्पेरर, जापान के राजा इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे कि इवन उनके बर्थडे को एज अ नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता था। यानी कि उनके जन्मदिन में पूरे देश में हॉलीडे दिया जाता था, यानी कि छुट्टी दिया जाता था। एंड जापान का जो एम्पेरर होता था वो बेसिकली वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म को पहनता था। यानी कि जैसे कि जापान में वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, सो जापान का जो एम्पेरर था वो वेस्टर्न स्टाइल के मिलिट्री यूनिफॉर्म को पहना करता था। एंड एम्पेरर के नाम से काफी एडिक्ट्स, यानी कि एम्पेरर के नाम से, जापान के राजा के नाम से काफी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे जापान में, ताकि जापान में मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए। एंड साथ ही साथ 1890 में जापान में एक इंपेरियल रीस्क्रिप्ट, यानी कि एक इंपेरियल ऑर्डर को इशू किया जाता है ऑन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड। एंड इसमें लोगों को अर्ज किया जाता है कि वो लोग लर्निंग को एंड एडवांस पब्लिक गुड को परस्यू करें, और साथ ही साथ लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि 1870s में जापान में न्यू स्कूल सिस्टम को बिल्डअप किया जाता है। एंड जापान में स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया जाता है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। एंड जो ट्यूशन फीस था, यानी कि स्कूल का जो फीस था, उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था, ताकि जो पेरेंट्स है वो अपने गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड दोनों ही चाइल्ड को स्कूल्स भेज सके। Now next हमें बता रखा है that the curriculum had been based on Western models, but by 1870s, while emphasizing modern ideas, stress was placed on loyalty and the study of Japanese history. यानी कि बेसिकली जापान का जो स्कूल्स था, एंड उन सारे स्कूल्स में जो कैरिकुलम था, यानी कि जो सिलेबस था, जो स्टडी कोर्स था, वो बेसिकली वेस्टर्न मॉडल्स के ऊपर ही बेस्ड था। बट 1870s के टाइम पीरियड के बाद से जो मॉडर्न आइडियाज़ थे वो तो स्कूल्स में पढ़ाए जाने लगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया कि जो जापान के स्कूल्स है वहाँ पे ये भी सिखाया जाए कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने देश के प्रति लॉयल हो सके, यानी कि किस तरीके से उन्हें लॉयल्टी का जो भावना है, ईमानदारी का जो भावना है वो रखना चाहिए। और साथ ही साथ उन सारे स्कूल्स में जापान की हिस्ट्री को, यानी कि जापान के इतिहास को भी पढ़ाया जाने लगे। सो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता था, यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर होता था जापान का, वही सब कुछ कंट्रोल करता था कि बच्चों का कैरिकुलम क्या होगा, यानी कि बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, बच्चों का सिलेबस क्या होगा, बच्चों का जो कोर्स है, जो स्टडी कोर्स है वो क्या होगा। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक्स को सिलेक्ट करने का जो काम रहता था वो भी बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता था कि बच्चों को कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ना है। एंड इवन टीचर्स को किस तरीके से ट्रेन करना है, टीचर्स को किस तरीके से जापानीज बच्चों को पढ़ाना है, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। एंड साथ ही साथ जापान के स्कूल्स में मॉरल कल्चर को भी पढ़ाया जाता था, मॉरल कल्चर को भी सिखाया जाता था। यानी कि जो बच्चे हैं वे लोग किस तरीके से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, किस तरीके से अपने नेशन के प्रति लॉयल हो, यानी कि अपने नेशन के प्रति ईमानदारी किस तरीके से वो मेंटेन करके रखे, एंड किस तरीके से एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सिटीजन बने। तो ये सारे जो मॉरल कल्चर है, इन सारे मॉरल कल्चर को भी स्कूल्स में सिखाया जाता था। सो ये था जापान का एजुकेशन सिस्टम। सो आखिर जापानीज गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे बदलाव, इतने सारे चेंजेस क्यों किए थे? आखिर क्यों जापानीज गवर्नमेंट ने 1870s के टाइम पीरियड में एक नया स्कूल सिस्टम को बिल्डअप किया था? सो बेसिकली जापानीज गवर्नमेंट को ये बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर हमें जापानीज पीपल का ब्रेन वॉश करना है, यानी कि अगर हमें जापानीज पीपल के मन में नेशनहुड, यानी कि नेशनलिज्म का जो फीलिंग है, जो भावना है, उसको भरना है, देन वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। सो इसीलिए जो जापानीज गवर्नमेंट है, उन्होंने जो जापानीज पीपल है, यानी कि जो जापानीज स्टूडेंट है, उनको स्कूल लेवल से ही ये सिखा दिया कि आप किस तरीके से अपने नेशन के प्रति लॉयल रह सकते हो। सो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है, जो राष्ट्रवादी जो ये भावना है, वो बेसिकली स्कूल्स लेवल पे ही
बेसिकली बहुत ही कम एज में ही बच्चों को सिखाया जाता था। सो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न था जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो जापान को अपना कॉलोनी नहीं बना पाया। सो विद दिस हमारा ये पैरा कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सो इस टॉपिक में हम जापान के नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या फिर नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। सो टू इंटीग्रेट द नेशन, द मेजी गवर्नमेंट इम्पोज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बाय अल्टरिंग ओल्ड विलेज एंड डोमेन बाउंड्रीज। सो बेसिकली अगर जापान, ये जो नेशन है, ये जो कंट्री है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि अगर इसको यूनाइट करना है, अगर इसको संगठित करना है, सो इसके लिए जो मेजी गवर्नमेंट था, मेजी गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेजी, जो एम्पायर था। सो जो मेजी गवर्नमेंट था वो बेसिकली एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्पोज करते हैं, एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इम्पोज करते हैं। एंड इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो पुराना विलेज का बाउंड्रीज था, यानी कि विलेज का जो बाउंड्री लाइन था, जो डोमेन के बाउंड्री लाइंस थे, सो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जापान जो पूरा कंट्री था वो 250 डोमेन्स में डिवाइडेड था, 250 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सो पुराना जो बाउंड्री लाइंस था उसको अल्टर किया गया, यानी कि उसको चेंज किया गया। एंड जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उसके पास एडिक्वेट रेवेन्यू थे, यानी कि इतना उनके पास रेवेन्यू था, इतना उनके पास पैसा था कि वो लोग लोकल स्कूल्स को, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है एंड जो लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को दिया जाता है, जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को दिया जाता है, उसको मेंटेन कर सके और साथ ही साथ मिलिट्री को रिक्रूट भी कर सके। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जापान में जितने भी यंग मैन थे जिनका जो एज था वो 20+ था, उन लोगों को एक सर्टेन पीरियड के लिए अपने आप को मिलिट्री सर्विस में देना पड़ता था, यानी कि अपने आप को मिलिट्री में देना पड़ता था, आर्मी की तरह, मिलिट्री की तरह वर्क करना पड़ता था। सो जापान में एक मॉडर्न मिलिट्री फोर्स को भी डेवलप किया गया। सो मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी, सो ये दो जो ग्रुप थे, जो डिपार्टमेंट था, इसको डायरेक्टली एम्पायर कंट्रोल किया करते थे। सो दिस मेंट दैट इवन आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, दिस टू ग्रुप्स रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि भले ही जापान ने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, जापान में इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टेबलाइज हो गया, बट कहीं ना कहीं ये जो दो ग्रुप्स थे, ये जो दो डिपार्टमेंट था, मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी, इसको एम्पायर खुद ही कंट्रोल करता था एंड ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता था। यानी कि जो पार्लियामेंट था जापान में, जहाँ पे लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जापान के गवर्नेंस में एम्पायर को हेल्प किया करते थे। सो जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया करते थे, ये दोनों ही ग्रुप्स को डायरेक्टली एम्पायर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जापान का जो आर्मी था वो बेसिकली अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड नाउ अब वो दूसरे टेरिटरी को एक्वायर करना चाहते हैं। सो अगेन हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जापान अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा, अपने मिलिट्री को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि एक टाइम पीरियड में जापान खुद दूसरे कंट्रीज में अपने कॉलोनी को स्टेबलाइज करना चाहेगा, जापान खुद अपना एक कॉलोनियल एम्पायर स्टेबलाइज करना चाहेगा। सो वो जो टाइम पीरियड था वो अब आ गया था जब जापान का जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्ग बन गया। सो अब जो आर्मी है, अब जो मिलिट्री है, वो अब दूसरे टेरिटरीज को एक्वायर करना चाह रही थी। सो इसी वजह से जापान का चाइना के साथ एंड रशिया के साथ वार होगा एंड इन दोनों ही वार्स में, इन दोनों ही युद्ध में जापान जो है वो विक्ट्री होगा, यानी कि जापान ही जीतेगा। सो जापान डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड एक्वायर्ड अ कॉलोनियल एम्पायर दैट सप्रेस्ड द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एट होम। यानी कि धीरे धीरे जापान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा एंड इवन जापान अपना एक कॉलोनियल एम्पायर को भी स्टेबलाइज कर देगा। यानी कि जापान दूसरे जो छोटे मोटे कंट्रीज थे उन सारे कंट्रीज में अपने कॉलोनी को भी स्टेबलाइज कर देगा एंड इवन जापान में जो डेमोक्रेसी का स्प्रेड हो रहा था, जो डेमोक्रेसी का डिमांड हो रहा था, उसको सप्रेस कर देगा। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, द मेजी रिस्टोरेशन। सो द रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, सो इसीलिए बाकी के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आपको
दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट में डाउन, एंड अगर मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी देन उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। सो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ कमेंट में डाउन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.